इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। आए वे ये है रोशनी का कारवां। आए वे ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे ये है रोशनी का कारवां। वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद इकबाल। उफ़ो, आपने मुझे कर दिया बेहाल। वैसे मैं हूँ सलीमा रज़ा। क्या बात है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही चार्ज से लग रहे हैं। अरशद मियाँ, सब खैरियत तो है? यकीन जाने आपके आईवे के अपने सभी सुनने वालों से मुलाकात का मौका बहुत खास होता है हमारे लिए, और मैं चाह कर भी ना अपनी खुशी नहीं छुपा पाता हूँ। भाई, ये बात तो मुझे 100% सही लगी आपकी। हमारे लिए हमारी ये मुलाकात जो है ना, ये किसी प्रोग्राम की मुलाकात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है कि जब हम जिंदगी के कई रूप से इसकी कई शक्लों से रूबरू होते हैं ना। सलीमा, क्यों ना हम एक सरसरी निगाह डाल लें आज के इस प्रोग्राम के फॉर्मेट पर। मतलब ये बता दें अपने सुनने वालों को कि आज आईवे के इस गुलदस्ते में कौन कौन से फूल बसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भाई, हमारे सुनने वाले तब तक हमारे साथ हैं जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। तो इसीलिए हम एक एक करके पर्दा हटाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है, अब क्या। ठीक है ना? खैर, फिलहाल हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक बड़ी जबरदस्त टैलेंटेड यंग लेडी से, जो कि एथलीट भी हैं और जर्नलिज्म ग्रेजुएट भी हैं, और बहुत छोटी उम्र है इनकी, मतलब 20 के अर्ली पार्ट में है, और ये कॉल सेंटर में काम भी करती हैं। और इस वक्त ये बात कर रही हैं हमारे अपने जॉर्ज इब्राहिम के साथ अपनी एथलेटिक अचीवमेंट्स के बारे में, और जाहिर है अपनी जिंदगी के बारे में और अपने जॉब के बारे में। नमस्कार ज्योति जी, आपको एथलेटिक्स से लगाव कब से शुरू हुआ? मैंने एक्चुअली एथलेटिक्स स्टार्ट करा कॉलेज में, लेकिन स्कूल में शुरू में अराउंड 6-7 में जब मैं थी, तब मैंने अपने इंट्रा स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करा था। वहाँ कुल मिला के 8 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा था और 8 गोल्ड मेडल्स आ गए थे, तो मुझको कहीं पता था कि मैं अच्छा भाग सकती हूँ। बट मैंने प्रॉपर एथलेटिक्स आके कॉलेज में स्टार्ट करा। हम लोगों को चुनना होता है 3 चीज़ों में से एक चीज़ मैंडेटरी होती है, एनसीसी, एनएसएस या एनएसओ। एनएसओ इज स्पोर्ट्स, एंड ज़्यादातर क्या होता है कि विजुअली चैलेंज लोग एनएसएस ज्वाइन करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट मैंने उनको वहाँ बता दिया कि मैं भागने में इतनी अच्छी, आई एम नॉट थ्रू स्पोर्ट्स एंड ऑल, उनको पता था। बट थैंकफुली मैंने ज्वाइन करा, एंड वहाँ पर उन्होंने मुझे मौका दिया मेरे इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, जो कि एक प्रॉपर ओपन कंपटीशन था। वहाँ मैंने वहाँ भागी, प्रैक्टिस खूब सारी करी, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। लोग जो 6 से भागते आ रहे हैं, इतने सालों पुराने, कॉलेज तक आके जो स्पोर्ट्स के थ्रू आते हैं कॉलेज में, वो लोग भागते हैं। बहुत डरी हुई थी, लेकिन 5th आई पूरी दिल्ली में। तो ज्योति जी, आपके इवेंट्स कौन से हैं? आपने किन किन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, और आपके अच्छे से अच्छे जो प्रदर्शन है वो क्या क्या है? मैं बेसिकली एक स्प्रिंटर हूँ। मैंने इंटर कॉलेज में भी 200 मीटर्स में 5th आई थी, एक ही में पार्टिसिपेट करा था। मैं करती हूँ 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। ये तीनों इवेंट्स मेरे इंटरनेशनल लेवल तक थे। शुरू में यही करती थी जब तक कनाडा गई थी। वहाँ से आने के बाद दूसरे नेशनल्स में मैंने 400 लॉन्ग जंप भी करा था। एंड अचीवमेंट्स में शुरू करा इंटर कॉलेज से। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि स्पेशल मीट्स होती हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ विजुअली चैलेंज लोगों के लिए होती हैं। वहाँ पार्टिसिपेट करा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो वहाँ पहले कंपटीशन में, जो कि सॉर्ट ऑफ इंटर कॉलेज फॉर विजुअली चैलेंज था, सॉर्ट ऑफ ये नाम नहीं था, बट वहाँ हर कॉलेज के विजुअली चैलेंज लोग आते थे। तो उसमें आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट विमेन एथलीट। तो पहला कंपटीशन, और उसमें आगे काफ़ी एनकरेजमेंट मिला। उसके बाद सिलेक्शन ट्रायल्स मैंने दिए। मैंने कभी नेशनल्स नहीं भागा था विजुअली चैलेंज लोगों के साथ। फिर मुझे पता चला कि और सबसे अच्छी बात हुई कि मैंने दौलतराम में एक नेशनल चैम्पियन को हरा दिया था एक इवेंट में। तो वहाँ पर मुझको लगा कि शायद अगर मैं नेशनल ये सिलेक्शन ट्रायल्स में जाऊँ तो हो सकता है कि शायद कुछ चांस बने, लेकिन वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। ना ही सिर्फ भागने में तो मैं बिल्कुल नहीं थी ही, बल्कि एकदम
जाके मौका नहीं मिलता बिना नेशनल्स के लिए सीधा इंटरनेशनल्स के लिए जाने का। सो बट 2-3 महीने में, ये दिसंबर मेरा दौलत राम हुआ था एंड फरवरी लास्ट वीक में मेरे ट्रायल्स थे। तो बीच का टाइम मैंने रोज़ सुबह शाम स्टेडियम में प्रॉपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद वहाँ बहुत मुश्किल से परमिशन मिला। ऑब्वियसली मुश्किल था, बट बीआरए ने बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे मौका दिया भागने का। वहाँ पर मैंने नेशनल चैम्पियंस को बीट कर दिया, जो पहले के नेशनल्स में चैम्पियंस हैं उनको अपने हर इवेंट में, तीनों में 100, 200, 400 में बीट कर दिया। तीनों में गोल्ड मेडल लिया। तो बट उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर आपके प्रॉपर रेट पे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तब हम आपको कैंप के लिए इनवाइट करेंगे, नेशनल कैंप के लिए। फिर वहाँ हुआ और उधर भी मेरी परफॉर्मेंस पहले से अच्छे टाइमिंग्स हमेशा आते रहे, तो इंटरनेशनल्स के लिए गई। वेरी गुड। आपका जर्नलिज्म का जो पढ़ाई है वो दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में हुआ। आप हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि आपके दाखिला इस कॉलेज में कैसे हुआ और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आपके अनुभव कैसे थे? जी, मैं एक्चुअली आई ब्लाइंड स्कूल मैंने ज्वाइन करा क्लास 9th में। 9th से लेके 12th तक मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं करा था, चाहे पढ़ाई। आई वाज बिल्कुल एवरेज गर्ल थी। बोर्ड्स में मैंने स्कोर करा दोनों 10 12 में अराउंड 73%, विच इज़ नॉट सो ग्रेट, बट एक एवरेज गर्ल के हिसाब से था। बट मेरा शुरू से मोबिलिटी में बहुत ध्यान था। तो मेरा जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, दैट वाज नॉट ऑन माय मेरिट एग्जैक्टली, दैट वाज ऑन माय मेरिट, बट एंट्रेंस एग्जाम का था कट ऑफ 79 और मेरी परसेंटेज थी 73। तो वो हैंडीकैप कोटा सीट पर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसको क्लियर करना तो डेफिनेटली एक था, उसको क्लियर करा तो तब हुआ। बट सीट पे वाज लाइक हैंडीकैप, ऑन द हैंडीकैप सीट। उसके बाद क्लियर करा। सो बट मेरी लाइफ में ग्राफ धीरे धीरे मेरा ग्राफ बढ़ता गया। कॉलेज में आके चाहे मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, बट पढ़ाई में भी मेरी परसेंटेज कॉलेज में भी अच्छी धीरे धीरे होती गई। और उसके बाद कई चीज़ों में बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट करा, जैसे स्पोर्ट्स में तो बहुत एक्टिवली करा। एंड जर्नलिज्म में अच्छा था, हमेशा अच्छा करा। पहली गर्ल थी तो थोड़ा सा शुरू में सबको लग रहा था कैसे करेगी। जर्नलिज्म डिमांड्स लॉट्स ऑफ फिजिकल वर्क ऑल्सो, नॉट जस्ट सिर्फ अपने काम से लिखना नहीं है, या अच्छा लिखना या अच्छी लैंग्वेज का होना ज़रूरी नहीं है, बट ऑल्सो तुमको इधर उधर आना जाना बहुत है, तो मोबिलिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। तो स्कूल तक मैंने अपनी बेसिक चीज़ों पे काम करा, जैसे मोबिलिटी, कंप्यूटर्स, पढ़ाई को खुद से ना पढ़ के रीडर्स के थ्रू पढ़ना, कैसेट से पढ़ना, तो बेसिक चीज़ों पे करा। कॉलेज में आकर अपने बाकी चीज़ों पे करा और वहाँ से आगे बढ़ी। आपने जर्नलिज्म किया, आजकल आप नौकरी कर रहे हैं। अब हमारे सुनने वालों को आप अपने काम के बारे में, अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ बताइए। नौकरी ज़्यादातर मैं ये भी बात कहना चाहूँगी, बहुत सैड बात है कि पीपल विद विजन, जो भी लोग होते हैं जिनकी आँख खराब होती है, वो अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे उनको उनकी आँख के बेसिस पे मना कर दिया जाता है, जो कि मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ। मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, मेरी सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ माई विजन में बहुत जगह पे रिजेक्ट हुई हूँ, बहुत जगह पे रिफ्यूजल मुझे मिला। लेकिन ठीक है, हिम्मत नहीं हारी, करना था। FCS है कंपनी, फतेहचंद सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, IT, इट्स एन IT बेस्ड कंपनी, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। इन्होंने मौका दिया और ये लोग सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे वहाँ पर विजुअली चैलेंज लोग हैं, इन्होंने मौका दिया। इन लोगों ने इन लोगों ने मौका दिया। ये लोग एक्चुअली शुरू करते थे, इन्होंने हेल्प डेस्क स्टार्ट करा, उसके बाद ये लोगों की विजुअली चैलेंज लोगों की कैपेबिलिटी देख के इन्हें फर्दर आगे डिपार्टमेंट्स में प्रमोट करते थे। मेरे केस में इन्होंने लिया इंटरव्यू मेरा, क्योंकि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड था मेरी पढ़ाई का भी, और मेरी मोबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी थी स्पोर्ट्स में। आई वॉज द स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ माई कॉलेज, एथलेटिक्स टीम कैप्टन, सो मेरा बायोडाटा काफ़ी इंप्रेसिव था। बोलने में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, तो इन्होंने मुझे एक ई-लर्निंग डिपार्टमेंट में लिया, जहाँ पर हमको कोर्सेज लिखने होते हैं हमारे क्लाइंट के लिए। तो कोर्सेज लिखने की जगह पर मैं वहाँ पर एज एन ID काम कर रही हूँ, जहाँ पर कोर्सेज हम लोगों को बनाने लिखने होते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, ज्योति जी, आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज, अपने स्पेयर टाइम में आप जो करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मैं सब
कुछ वो लाइफ में करना चाहती हूँ जो कोई भी बंदा करता है, चाहे उसको विजन इम्पेयरमेंट है या नहीं है। मुझे पता है मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती, बट जैसे कि पेंटिंग एंड ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊंगी शायद आगे भी लाइफ में, लेकिन मैं अपने खाली टाइम पे जैसे मुझे गाना डांस करना, मैं अभी अभी अपने कॉलेज की एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन मुझे इससे बहुत एनकरेज मिला। ऑफिस की एक पार्टी में हम लोग गए और सब लोग, मेरे डिपार्टमेंट की पार्टी थी, इतने सब लोगों में आई वाज द बेस्ट फीमेल डांसर ओवर देयर। सो इतने सब पूरे प्रॉपर विजन के सब लोग डांस कर रहे थे, उनमें आई वाज द बेस्ट फीमेल डांसर देयर। सो सब लोगों ने एनकरेज, सब लोगों ने जब कॉन्ग्रेचुलेट करा ये सब, सो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मुझे सब कुछ करना पसंद है, डांस, गाना, कुकिंग, बेसिकली आई वांट टू, मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद करती हूँ। बहुत खूब। ज्योति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो ये थी ज्योति मागू। कहिए, सुन के मजा आ गया ना कि क्या हिम्मत और क्या जोश है इस बच्ची में। भाई इसी बात पे तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब तो आप मान गए ना कि कामयाबी बहाने या एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढती, बल्कि उसके कदमों में पड़ी होती है जिसके पास हौसला है, जज्बा है, हिम्मत और लगन है। Absolutely right. You know the old adage, where there is a will, there is a way. अब सिद्धार्थ शर्मा जी को ही ले लीजिए। एक एक्सीडेंट में इनकी दोनों आंखें जाती रहीं, लेकिन इस हादसे से बड़ा उनका हौसला था जिसने उन्हें थक हार कर रुकने या थमने ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें हालात से टकराने और अपने लिए एक नई राह चुनने की ताकत दी। ओहो, इसका मतलब यह है कि नंदिता दास जिस शख्स के बारे में हमें बताने वाली हैं, वो कोई और नहीं सिद्धार्थ शर्मा है। जी। आज सुनते हैं सिद्धार्थ शर्मा की कहानी। सिद्धार्थ एक जोशीले और खुश मिजाज इंसान थे। 25 साल की उम्र में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में वे दोनों आंखों की रोशनी गंवा बैठे। जिंदगी में मुश्किलें बढ़ गईं, पर वे हिम्मत नहीं हारे। इन मुश्किलों का सामना करने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिद्धार्थ ने देहरादून में NIVH में ब्रेल में लिखना और पढ़ना सीख लिया। इसके साथ साथ अन्य साधनों का इस्तेमाल भी करना सीखा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि सिद्धार्थ 14,000 फीट ऊंचे जोंगरी शिखर पर भी चढ़ाए हैं। सन 1998 में सिद्धार्थ दृष्टिहीनों के लिए क्रिकेट के विश्व कप टूर्नामेंट की आयोजन समिति के सदस्य थे। फिर वे कनेक्शंस नाम की डालमिया ग्रुप की एक कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने अपने आप को समाज से या व्यवसाय से कभी अलग नहीं किया। आज भी वो अन्य लोगों की तरह फैशन शोज, पार्टियां एवं विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। अब सिद्धार्थ एक सफल व्यवसायी और फाउंडेशन PR नाम की कंपनी के मालिक हैं। आज वो कई राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सफलता सराहनीय है ना? तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि नंदिता बता रही थी सिद्धार्थ शर्मा और उनकी जिंदगी के बारे में। Shruti Pandey is an advocate in the Supreme as well as the High Court and director with the NGO Human Rights Law Network based in Delhi. She has a special interest in disability rights. श्रुति जी, भारतीय संविधान के अंतर्गत दृष्टिहीनों को कौन-कौन से अधिकार हासिल हैं? कि सबसे पहले जो समझने की बात यह है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है और इसी तरह इस कारण से दृष्टिहीन व्यक्ति जो हैं या जो कम दृष्टि के जो व्यक्ति हैं वो भी, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, उन्हें भारतीय संविधान का पूरा संरक्षण उन्हें हासिल है। संविधान में जो कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट कहते हैं, उनमें 2 फंडामेंटल राइट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 और दूसरा है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है हर नागरिक को, जिसका मतलब ये है कि हर नागरिक को ये अधिकार है कि उसे समान रूप से उसे अधिकार दिए मिले उसे, और उसे समान कानून का समान संरक्षण मिले। इसके अलावा जो समानता है वो सिर्फ औपचारिक समानता न रह जाए, इसके लिए उसे एक और समानता का अधिकार, उसका मतलब निकाला गया है, जिसका कि ये आशय है कि अगर कोई सामाजिक रूप से या सामाजिक कारणों से असुरक्षित है या पिछड़ गया है,
तो उसे समानता के एक स्तर पे लाने के लिए उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। इसे कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, जिसका मतलब यह है कि उसे कुछ विशेष कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। तो ये दोनों जो अधिकार हैं, और जो दूसरा अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में, वो ये है कि जीवन के जो सारे पहलू हैं उनका हर नागरिक पे समान अधिकार है कि जीने के लिए जैसे शिक्षा है, या घर चाहिए, या कपड़े चाहिए, या हेल्थ सर्विसेज चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। इस तरह की सारी सुविधाओं को जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है और इसीलिए हर नागरिक को इनके ऊपर अधिकार है। अच्छा, डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में पास किया गया था। इस कानून के आने के बाद विकलांग लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? 1995 में जो एक्ट आप कह रहे हैं, हिंदी में उसे निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम कहा जाता है। ये अधिनियम जो है, ये भारत में जो विकलांग व्यक्तियों की जो लड़ाई है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है, क्योंकि इसके तहत पहली बार भारत में जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों को हासिल करने का तरीका दिया गया है। उसके लिए अथॉरिटीज क्रिएट की गई हैं। तो ये अधिनियम जो है, इसमें इसके तहत जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं और जो अल्प दृष्टि के लोग हैं वो भी इसके तहत आते हैं। सिर्फ एक उसमें सीमा ये है कि उनकी जो विकलांगता है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कानून है। एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से खास क्षेत्र हैं जो इस कानून के अंतर्गत आते हैं? पहला है शिक्षा का अधिकार, और दूसरा है रोजगार का अधिकार। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं इस अधिनियम के तहत। और इसके अलावा जो जन यातायात में जो सुविधाएं हैं और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल की जो सुविधाएं हैं, उसमें उनको अनुकूल बनाने की और उनमें विशेष सुविधाएं उत्पन्न करने का भी राज्य को, सरकार को आदेश दिया गया है। उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सुविधाएं, कुछ अधिकार हैं जो कि इन्होंने बोला है कि जो सरकार है वो व्यापार या अपना उद्योग बनाने के लिए, या फिर अपना घर बनाने के लिए, विशेष विद्यालय बनाने के लिए, अनुसंधान के केंद्र बनाने के लिए और इनके मनोरंजन के लिए सरकार जमीन का आवंटन करेगी कम दर पे। सारे विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। जो मूलभूत इसका जो उद्देश्य है इस अधिनियम का, वो ये है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका समन्वय हो सके समाज में, और उन्हें समाज में पूर्ण भागीदारी का हिस्सा मिले। और दूसरी बात यह है कि उन्हें समाज में समतुल्य या बराबरी का दर्जा मिले। और चलते चलते ये भी बता दीजिए कि लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? एक तो खास बात यह है कि एक विशेष आयुक्त का गठन किया गया है इस अधिनियम के तहत। ये आयुक्त एक तो केंद्रीय स्तर पे है, जिनको चीफ कमिश्नर कहते हैं, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और दूसरा राज्य के स्तर पे भी आयुक्त है, हर राज्य में होने चाहिए, जो कि कोई भी अगर व्यक्ति जिसका अधिकार उसे नहीं दिया जा रहा है, अगर विकलांग व्यक्ति उसे अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिस अधिकार जिस अधिकार के लिए वो एंटाइटल्ड है अधिनियम के तहत, तो वो आयुक्त के पास एक सिंपल कंप्लेंट दे सकते हैं। तो उसे फिर आयुक्त केस नंबर देके उनको वो नोटिस देती है और उसके बाद उसको केस की तरह लिया जाता है। दूसरे जो एवेन्यूज हैं, लीगल एवेन्यूज हैं, वो तो है ही विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो किसी के पास भी हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय जो है, उसमें अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 226 जो है, आर्टिकल 226, उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। और जो उच्चतम न्यायालय है उसमें अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 के अंतर्गत वहाँ पे याचिका दायर की जा सकती है। ये जो याचिकाएं हैं उसमें सिर्फ ये बहुत ही आसान होती हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है,
और तुरंत इसको फाइल किया जा सकता है। इसमें सिर्फ ये एक इसकी सीमा ये है कि जो अधिकार का उल्लंघन जो हो रहा है वो उसका दोषी कोई सरकारी दफ्तर होना चाहिए, सरकार को दूसरी तरफ होना चाहिए। और जो है जो आजकल बहुत हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनहित याचिका है, जिसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 के अंदर ही डाली जाती है। अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमें कोई जानकारी देना चाहते हो तो आप 9896000555 पर कॉल करके वॉइसमेल पर मैसेज छोड़ सकते हैं। और अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, मुझे कुछ कहना है में। देखें कि किसके दिल से कौन सी आवाज निकल रही है और कितने लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रदीप कुमार गंगवार से, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के दृष्टिहीन स्टूडेंट हैं, और उन्होंने हमें एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलचस्प और वाकई दिल को मोह लेने वाली एक कविता लिख के भेजी है। जलजला, अश्क सूखे भी न थे सहकर सुनामी की वो दहशत, एशिया की सरजमी पर आ गई फिर से कयामत, इस कदर बरपा कहर बर्बाद कर डाला गुलिस्तां, न जाने कुदरत नहीं क्यों आदमी पर है मेहरबां, पलक झपकते हुआ शहर काश्मीर तबाह आलम, क्या हुआ हम यतीमों से आज और गुनाह आलम, उड़ गई मदहोश केसर काश्मीरी वादियों से, कुछ शहर बर्बाद और कुछ तंग हैं बर्बादियों से, हिंद तेरे साथ है तन्हा न समझो पाक वालों, बदलती इन घड़ियों में अपने आप को भी बदल डालो, जलजलाई ताकतों ने तोड़कर सरहद पुरानी, कर दिया बेघर सभी को पाक या हिंदुस्तानी, मचा कर कोहराम अपना यार तेरी सरजमी पर, कर गई घायल हमें भी मौत लंबे घाव देकर, सोचकर उनकी मुसीबत गम से सौदा हम करेंगे, सोचकर उनकी मुसीबत गम से सौदा हम करेंगे, पड़ोसी के आंसुओं से अपनी आंखें नम करेंगे, तभी की थी पेशकश इमदाद की ए तुमसे भाई, मगर ये फरियाद तेरी समझ में हरगिज न आई, तुम अगर इस आरजू को मान कर दिल में बसाते, न जाने कितनों को हम तुम मौत के मुंह से बचाते, हमने तुमको आजमाया तुम हमें अब आजमा लो, बदलती घड़ियों में अपने आप को भी बदल डालो। क्या खूबसूरत बात है और कितनी ही खूबसूरत आरजू है। देखिए प्रदीप कुमार गंगवार, आप वाकई मुस्तहिक हैं हमारी दाद के, और हमारा ये कहना है कि आप यूं ही लिखते रहिए जबरदस्त तरीके से, और हमको इंतजार रहेगा बार बार आपकी रचनाओं को अपने इस प्रोग्राम में पढ़ने का। और लीजिए पहुंचते हैं अपने प्रोग्राम के आखिर में, जहां पर हमेशा की तरह हम आपको देंगे क्वेश्चन ऑफ द वीक। Name the blind politician who was the Home Minister of his country until December 2004. And here is a hint. He is not an Indian. तो एक दफा फिर क्वेश्चन सुन लीजिए। उस दृष्टिहीन राजनेता का नाम बताइए जो कि अपने देश के गृह मंत्री थे 2004 के दिसंबर तक। ये है हमारा एड्रेस, आई-वे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आई-वे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, उसे हमें 9896000555 पर कॉल करके पूछें, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आई-वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49।
वक्त आ गया है हम दोनों को आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस बार फिर हमेशा की तरह से वादा हम आपसे यही करते हैं कि आपके साथ होंगे इसी वक्त, इसी जगह, इसी प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते। और आपसे गुजारिश भी है इस बात की कि आपको भी इस प्रोग्राम में शामिल होना होगा उसी तरह से जिस तरह से आप होते रहे हैं। तो अब इजाजत दीजिए मुझे यानी अरशद इकबाल को और मुझे सलीमा रजा को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आए वे ये है रोशनी का कारवां। आए वे ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी आए वे ये है रोशनी का कारवां। कार्ड्स जो आपको छू जाए, कार्ड्स जो आपको मोह ले, आए वे ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896000555 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। आए वे क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। This public awareness message is brought to you by Bosch & Lomb. कार्ड्स जो आपको छू जाए, कार्ड्स जो आपको मोह ले, आए वे ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896000555 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49।